हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आपकी साइंस की टीचर। ठीक है। सो ऑलरेडी हम कल वाले लेक्चर में जो हमने किया, तो हमने जो कल वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, और हमने कितने नियम किए थे? एक नियम कल किया था और जाना था कि बल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बल के बारे में जानना जरूरी है जब हम न्यूटन के गति के नियमों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने जाना सबसे पहले कि बल क्या है, फोर्स क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज की साइज को, शेप को, ठीक है, उसके स्टेट को बदल देती है। ठीक है, किसी भी चीज के आकार को, आकृति को और अवस्था को बदलने की जो चीज़ ताकत रखती है वो है बल। ठीक है, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक है, फिर फोर्स के बाद हमने न्यूटन के जो लॉ शुरू किए थे। ठीक है, अब हमें पता है कि फोर्स तो है जो बहुत तरह की होती है और धीरे धीरे हम इन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन का फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरह की बहुत सारी जो बल होते हैं हमारे आसपास, उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने किए न्यूटन के जो गति के नियम हमने किए, उसमें न्यूटन का पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन ने जो अपने गति के नियम थे वो किस किताब में लिखे थे। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने गति के नियम जो थे वो प्रिंसिपिया नाम की एक बुक के अंदर लिखे थे। ठीक है, उसके बाद न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया। ठीक है, जिस नियम में उन्होंने लिखा कि कोई भी चीज़ हो वो अपनी अवस्था को नहीं बदलती है जब तक बाहर से उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और वो गति कर रही है, ठीक है, तो वो गति करती रहेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु है और वो गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक बाहर से कोई बल उसे रोक ना दे। ठीक है, तो ये था न्यूटन का पहला नियम। अब न्यूटन के पहले नियम में हमने एक और चीज़ बोली थी कि न्यूटन का पहले नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से था कि पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहा जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। अभी इनर्शिया क्या था, जड़त्व क्या था, ये भी मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन का विरोध जो है वो जड़त्व होता है। किसी भी परिवर्तन का, जब कोई भी वस्तु अपने अंदर आने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे बोलते हैं जड़त्व। और जड़त्व किसका माप है, यानी कि जड़त्व किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ का माप है, तो द्रव्यमान का माप है। ठीक है, जड़त्व द्रव्यमान का माप होता है। ये था हमारा पहला नियम। फिर इस पे आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण किए थे। ठीक है, जैसे पेड़ को जोर से हिलाने से उसमें लगे हुए फल और पत्ते नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ न्यूटन का पहला नियम है। बस में जब हम चलते हैं तो हमें आगे और पीछे की तरफ जो धक्के लगते हैं वो भी न्यूटन के पहले नियम के वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल न्यूटन के पहले नियम से हमने कल किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ ज़रूर उस लेक्चर को देखिए। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना वो कल के लेक्चर से कनेक्टेड है और आपको आज का लेक्चर तभी समझ आएगा अगर आप पिछले लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम के बाद मैंने आपसे एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, वो था संवेग। ठीक है, मोमेंटम। संवेग यानी कि मोमेंटम। हमने बोला कि संवेग गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और वेग का। ठीक है, हमने कल बोला था कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान, जिसे हम m से लिखते हैं, और वेग यानी कि v, इनका गुणनफल है। तो ये आ गया था हमारे पास संवेग का सूत्र। ठीक है, और संवेग को हम लिखते हैं p से।
तो मोमेंटम संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये किस तरह की राशि है, ये एक सदिश राशि है और इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी, इसका मात्रक हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में हुआ था। और संवेग के बारे में हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये न्यूटन के दूसरे नियम में इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो संवेग हो गया मास इंटू वेलोसिटी, या फिर हम बोले द्रव्यमान गुणा वेग जो है वो संवेग होता है, ठीक है। इतनी सी बात की थी। आज देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, ठीक है, और संवेग का इस्तेमाल क्यों हुआ, ठीक है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में ही होती है। तो इस नियम में ना, इस नियम के अंदर इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि जब भी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, वो जब गति करती है, ठीक है, तो उस वस्तु में के अंदर आने वाला संवेग में परिवर्तन जो आता है, ठीक है, संवेग एक क्वांटिटी है, संवेग एक राशि है, ठीक है, उस राशि में जब परिवर्तन आता है तो वो बिल्कुल समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस पर लगने वाले बल के, ठीक है। फिर से देखते हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, ठीक है, जब भी किसी वस्तु के अंदर संवेग में परिवर्तन की आता है, ठीक है, संवेग परिवर्तन आता है तो उसकी जो दर है ना, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में ही होती है। तो इन्होंने यहाँ दो बातें की कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, और दूसरा बल। अब देखिए, जब किसी भी चीज के अंदर दर लग जाता है ना, दर मतलब रेट, जब भी किसी चीज के अंदर रेट लग जाता है, दर लग जाता है, मतलब टाइम आ गया, ठीक है, मतलब उस चीज के अंदर टाइम आ गया। जब भी हम किसी चीज की दर को कैलकुलेट करते हैं, मतलब टाइम आ जाता है कि इतने टाइम में ये चीज हुई है, ठीक है, इसलिए। और देखिए, जब यहाँ लिखा है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन कब आता है कि पहले कुछ और था और बाद में कुछ और आ गया, ठीक है। परिवर्तन तो तभी आएगा अगर पहले जो था और बाद में भी वही रहे, तो परिवर्तन कहाँ आएगा, नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं है। अगर उन्होंने बोला है संवेग परिवर्तन, इसका मतलब है कि वस्तु का संवेग पहले कुछ और था और बाद में कुछ और है, ठीक है, ठीक है, और ये परिवर्तन एक किसी टाइम के अंदर आया है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं संवेग परिवर्तन का दर, कि किसी भी चीज़ की, कोई वस्तु जो गति करती है उसके अंदर संवेग में परिवर्तन आता है, ठीक है, किसी टाइम के अंदर, और वो संवेग परिवर्तन का दर जो है वो किसके समानुपाती होता है, बल के, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी वस्तु थी, ठीक है, और वो गति कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि जब वस्तु जो थी, जब वस्तु यहाँ पे थी और वस्तु ने चलना, गति करना शुरू किया था, तो मान लेते हैं उसका संवेग था p1, ठीक है, p1, और इस वक्त जो टाइम हो रहा था वो था t1, और बाद में जब वस्तु कहीं पहुंच गई तो उसका जो संवेग में परिवर्तन आया वो था p2 और उसमें टाइम था t2, ठीक है। परिवर्तन तभी आया, ये आया संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर कोई वस्तु थी, पहले यहाँ से वो चली और वहाँ तक वो चली, तो मान लेते हैं कि यहाँ जब वो चलना स्टार्ट हुई तो उसके पास संवेग था p1, ठीक है, और टाइम था t1, और जब बाद में वो कहीं पहुंच गई तो उसका संवेग था p2 और टाइम था t2,
ठीक है। तो अब यहाँ संवेग परिवर्तन की दर क्या आ गई हमारे पास। आप जब भी किसी चीज में परिवर्तन निकालेंगे तो आप P2 में से 1 माइनस करते हैं, ये आ गया आपके पास, ये है संवेग परिवर्तन का दर। आपके पास ये चीज आ गई। बस अब क्या लिखा था यहाँ कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है, ठीक है। समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, ठीक है। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, बल के, जिसको हम लिखते हैं F से, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाती है इसकी इक्वेशन। जो ये मैंने यहाँ आपके पास 3 लाइनों के अंदर स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप उसको मैथ में लिखे, गणित के तौर पे इसको लिखना चाहें तो ये बनता है। संवेग परिवर्तन की दर बिल्कुल समानुपाती होती है उस पर लगने वाले बल के, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आपको आता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से चीज़ समझ आ जाती है ना तो आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है, ये चीज़ नहीं आती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है ना कि दूसरा नियम जो है उसकी आपको स्टेटमेंट लिख के देते हैं, ठीक है। दूसरे नियम की स्टेटमेंट लिख के दी जाती है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किस नियम की है, ठीक है। वो आपको पूरा लिख के देंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में ही होती है। ये कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से, ठीक है। अब ये मैंने आपको लिखा गणित की तौर पे, मैथ की फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है। और अगर तुम इसे सॉल्व करोगे ना, जो हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक लाइन की चीज़ बची है। अब देखो ये क्या था हमारे पास, संवेग, ठीक है, और हमें पता है संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। अब देखो वस्तु तो यही थी, वस्तु तो एक ही है जो यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। तो इस वस्तु में जो द्रव्यमान है वो तो जितना यहाँ होगा ना उतना ही यहाँ भी होगा, ठीक है। द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा। अगर मैं यहाँ से और दरवाजे तक गति करती हूँ तो मेरे अंदर जो द्रव्यमान है वो तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है। मेरा वेग बदल सकता है, ठीक है, वेग बदल सकता है, चाल बदल सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन वस्तु के अंदर जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहता है, ठीक है। तो P1 जो है वो क्या हो जाएगा, P1 पहला मोमेंटम, जो यहाँ मोमेंटम था वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान जो कि m है गुणा ये कितना हो जाएगा V1। मान लेते हैं कि जब चीज़ चलना शुरू की तो उसके पास वेलोसिटी थी V1 और P2 क्या हो गया, वही द्रव्यमान और उस वक्त वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि थी V2। बस अब P2 की जगह आपने लिखा mv2 माइनस P1 की जगह लिखा mv1, ठीक है, और नीचे टाइम वही रहेगा T2 माइनस T1। अब m और m दोनों में ही सेम है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं और बचता है V2 माइनस V1 और नीचे है T2 माइनस T1। अब अगर आप लोगों को पता हो तो वेग बटा समय जो है वो होता है त्वरण, ठीक है। वेग बटा समय को त्वरण बोला जाता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। या फॉर्मूला अपने पास लिख भी सकते हैं कि वेग बटा समय जो है वो त्वरण कहलाती है। त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को
त्वरण कहा जाता है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसलिए हमारे पास ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर आ गई v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसे हम लिखते हैं a, और हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आ गई जो है F इज इक्वल टू ma, और यही एक हमारे पास इक्वेशन है या एक सूत्र है जो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट निकल के आता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए थी, इतनी चीज़ जो थी वो समझाने के लिए थी। मेन जो यहाँ पे है वो है F इज इक्वल टू ma। न्यूटन का दूसरा नियम हमें जो सूत्र निकाल कर देता है वो है F इज इक्वल टू ma, बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। ये है न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। जो हमने लिखा वो था इसकी क्या होती है, डेरिवेशन, ठीक है। आपको जब हम स्कूल में होते थे तो हम इन चीज़ों को करते थे, डेरिवेशंस को करते थे। वो चीज़ सिर्फ एक समझाने के लिए थी, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, देखिए रटना जो है ना, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के अगर आप साइंस को पढ़ लोगे ना तो आप साइंस को कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ने लगे, साइंस की ही नहीं बात है, ठीक है, आप गणित को लीजिए, इंग्लिश को लीजिए, हिंदी को लीजिए, ठीक है, चाहे जीके को लीजिए, अगर आप चीज़ों को, कंसेप्ट को समझना शुरू कर देंगे तो आप चीज़ों को जल्दी याद करना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप रोट लर्निंग करते हैं, ठीक है, रोट लर्निंग होती है, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो जो रोट लर्निंग है ना, उसकी जो टाइम पीरियड है याद रखने का वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो रोट लर्निंग में आपको बार बार चीज़ों को क्रैम करना पड़ता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप एक बार कंसेप्ट को अगर समझ लें तो आपको वो चीज़ नहीं ज़रूरत पड़ेगी और आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आज आपने एक चीज़ पे रट्टा लगाया है ना, तो आपको 3-4 दिन बाद फिर से उस पर रट्टा लगाना पड़ेगा, वरना आप उस चीज़ को भूल जाओगे, ठीक है। और समझी हुई चीज़ जो है ना, उसका टाइम बहुत लंबा होता है, ठीक है। और समझी हुई चीज़ का फ़ायदा ये होता है ना कि आप उस चीज़ को कितने ही टाइम बाद फिर से चख के पढ़ोगे ना तो वो आपको बहुत ही ईजी लगता है, ठीक है। और आपको एकदम से याद आ जाता है कि हमने ये समझा था, ठीक है। तो चीज़ों को समझ के अगर पढ़ोगे तो बहुत ही इजी जो है ना आपके लिए सारा सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो जो भी अभी हमने इससे पहले किया वो एक समझाने के लिए तरीका था ताकि आप कभी भूलें ना, ठीक है। क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम स्टेटमेंट कुछ और लिखता है और फॉर्मूला कुछ और देता है। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने लिखा तो यहाँ पे F इज इक्वल टू ma है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने बोला जो न्यूटन के दूसरे नियम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, या तो वो आपको खुद स्टेटमेंट लिख के देंगे कि ये कौन सा नियम है, या वो बोलेंगे कि न्यूटन का दूसरा नियम हमें कौन सा सूत्र देता है, ठीक है। तो न्यूटन का दूसरा नियम आपको कौन सा सूत्र देता है, उसमें ऑप्शन होंगे, ठीक है। ए ऑप्शन कि मोमेंटम जो है वो mv होता है, बी ऑप्शन F इज इक्वल टू ma होता है, सी ऑप्शन F इज इक्वल टू m अपॉन a होता है, या डी ऑप्शन a बराबर है v बटा t के, ठीक है। इस तरह से आपको 3-4 सूत्र लिख के दे देंगे और पूछेंगे कि न्यूटन के दूसरे नियम ने, ठीक है, न्यूटन का दूसरे नियम क्या कहता है, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या ये कहता है कि P इज इक्वल टू mv, या न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि F इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज इक्वल टू m अपॉन a, या A इज इक्वल टू v अपॉन t, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगर आपको है स्टेटमेंट याद, ठीक है, तो आप सोचेंगे अगर आपको स्टेटमेंट याद है और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मैंने स्टेटमेंट के अंदर तो कुछ और पढ़ा है, कि स्टेटमेंट के अंदर तो बोला कि संवेग परिवर्तन का दर समानुपाती होता है बल के। तो आप वहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे डी ऑप्शन है कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो आप ऑप्शन में ढूंढेंगे F समानुपाती है मोमेंटम के,
ठीक है। आप इस चीज़ को ढूंढेंगे वहाँ पे जो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद है, ठीक है, आप ढूंढेंगे इस चीज़ को कि F समानुपाती है मोमेंटम के, जो आपको यहाँ मिलेगी नहीं, और आप ऑप्शन जो टिक करेंगे वो होगा कोई नहीं। अगर आपको सिर्फ ये चीज़ याद है, ठीक है, आपने सिर्फ रट्टा लगाया है इस चीज़ पे कि न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो ये है, और आपने इस चीज़ का रट्टा लगाया है, ठीक है, तो आप जो है ना इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है और आपको पता है कि ये यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचा है, तो आप इजीली जो है ऑप्शन टिक कर सकते हो कि F = ma, ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे नियम ने जो सूत्र हमारे सामने रखा वो था F = ma, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया कि F = ma कौन सा नियम कहता है, वो था न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, ये है पहला क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन जो दूसरे नियम का बनता है वो है कि बल जो है वो बल की परिभाषा किस नियम ने दी, ठीक है। बल की परिभाषा किस नियम ने दी, तो बल की परिभाषा जो है वो हमें दूसरे नियम से ही मिलती है। दूसरे नियम, न्यूटन का दूसरा नियम हमें बल की परिभाषा देता है, तभी तो उसने दिया कि बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण के, F = ma, ठीक है। तो मतलब हमें बल की परिभाषा किस नियम ने दी, दूसरे नियम ने, ठीक है। तो ये बनता है यहाँ से तीसरा क्वेश्चन कि बल की परिभाषा किस नियम ने दी, तो बल की परिभाषा दूसरे नियम ने हमें दी है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन तो बन गए न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से ये क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो आपका मास द्रव्यमान है, ठीक है, और एक होता है भार, ठीक है। द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं इंग्लिश में, भार को बोलते हैं वेट। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपका मास और वेट जो है ना वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। और मास और वेट का कोई आपस में लिंक नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मास ही वेट है, वेट ही मास है, ठीक है। मैंने आपको ये शायद सेकेंड लेक्चर के अंदर इनके डिफरेंस भी आपको समझाए थे कि द्रव्यमान और भार के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि भार जो है ना, भार का फॉर्मूला, वेट जिसे मैं W से लिख रही हूँ, इसका फॉर्मूला होता है M × G, ठीक है। अब भार के अंदर तो M आ गया, भार बराबर है किसी चीज का द्रव्यमान गुणा G, G क्या है यहाँ पे, गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व बल। तो अगर वेट बराबर है द्रव्यमान गुणा गुरुत्व बल के, तो भार और द्रव्यमान कैसे बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि भार का जो फॉर्मूला है, वेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्व बल, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे भार निकाला जाता है किसी चीज़ का, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कोई चीज़ है, ठीक है, और उसका जो मास है, जो उसका द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, ठीक है। तो बताइए इस वस्तु का भार क्या होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ठीक है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, ठीक है, उस वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नीचे होगा, ऑप्शन जो नीचे होगा उसमें होगा 10 किलोग्राम, ठीक है, 9.8 किलोग्राम, 98 न्यूटन या 98 किलोग्राम, ठीक है।
एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उस वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आया है और ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 10 किलोग्राम, बी है 9.8 किलोग्राम, तीसरा है 98 न्यूटन और चौथा है 98 किलोग्राम। ठीक है, अब कुछ लोग जो हैं, जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है, तो वो जिस आंसर को टिक करेंगे वो होगा 10 किलोग्राम। ठीक है, ये तो हो गई उन बच्चों की बात जिन्हें ऐसा लगता है कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है, तो वो सोचेंगे किसी चीज़ का द्रव्यमान अगर 10 किलोग्राम है तो वही तो भार है, तो ये हो गया 10 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि एक्चुअली में भार है क्या। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया था, आपको द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम इंटू यहाँ दिया है g। अब कुछ बच्चों को तो पता होगा कि g क्या है। ठीक है, स्मॉल g क्या है, पृथ्वी का गुरुत्व बल, और इसकी वैल्यू है फिक्स 9.8। इस g की वैल्यू फिक्स है 9.8। ये हम वैसे ग्रेविटेशन के चैप्टर के अंदर करेंगे, बट वेट का कंसेप्ट यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ हम बार बार द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कभी भी द्रव्यमान और भार को लेके कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान और भार से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है ना, भार की पूरी डेफिनेशन ऊपर लिखी जाती है, या वो आपको मास की डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे पूछेंगे ये क्या है। ठीक है, तो भार और मास से क्वेश्चन बनते हैं, और इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ क्योंकि हम बार बार m का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ना हो आपको लगे कि ये m जो है वो हमारे भार ही तो होता है या भार के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए आपको क्लियर कर रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको m द्रव्यमान दिया था 10 किलोग्राम किसी वस्तु का, और g की वैल्यू होती है सबके लिए फिक्स जो है 9.8। तो अब 10 गुणा 9.8, तो वेट आ गया 98। ठीक है, ये भी ठीक आ गया। शायद कुछ बच्चों को पता हो कि भाई जो वेट जो है वो mg होता है, और 10 गुणा g की वैल्यू है 9.8, हमारा आंसर आ गया 98। ठीक है, अब कुछ बच्चे करेंगे, जो सेकंड टाइप के बच्चे हैं ना, वो करेंगे इसको टिक 98 किलोग्राम, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब मशीन के ऊपर हम खड़े होते हैं तो हमारा हमारा वेट जो है ना वो किलोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए हमारा वेट क्या है 98 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन प्लीज़ याद करने की कोशिश करिए, मैंने आपको लिखाया था कि हमारा मास द्रव्यमान की SI यूनिट किलोग्राम है। सही बात है, लेकिन आपके भार का SI यूनिट न्यूटन है, और जब भी पेपर में ये आएगा तो यहाँ पे वेट की जो यूनिट है वो होगी न्यूटन। तो आंसर है कि वेट बराबर है इसका 98 न्यूटन। तो इसका आंसर सही जो है वो है 98 न्यूटन। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, कि वेट जो है वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्व बल। ठीक है, द्रव्यमान आपको हमेशा दिया होगा जिस वस्तु का निकालना है वेट आपको, और गुणा करना है आपको उससे गुरुत्व बल से। ठीक है, g से, जिसकी वैल्यू हमेशा रहती है फिक्स 9.8। ठीक है, तो बस 10 आपके पास था, g की वैल्यू आपको पता है, 98 आंसर आ चुका है। बट प्लीज़ याद रखिए कि भार की SI यूनिट न्यूटन है और द्रव्यमान की SI यूनिट किलोग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सोचिए, एक वस्तु जो सिर्फ 10 kg की है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है, उस वस्तु का भार जो है वो क्या होगा 98 न्यूटन। ठीक है, अब इस तरह से और भी क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था भार और मास। ठीक है, अगर आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अलग अलग द्रव्यमान को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 9 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 9 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। तो इस तरह से आप खुद कुछ m की वैल्यूज़ लीजिए और वेट निकालने की कोशिश करिए। ठीक है,
तो आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस कि भार और द्रव्यमान जो है वो दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बनता है, वो बनते हैं उदाहरण से। ठीक है, दूसरे नियम के उदाहरण जो हैं वहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो सबसे फेमस इस नियम का एक उदाहरण है, ठीक है, और बहुत ही बेसिक लाइफ के अंदर से है, आप सुन के भी बहुत इंटरेस्टिंग जो एक उदाहरण खुद सोचेंगे कि कितनी जगह जो है न्यूटन का जो नियम है वो लगा है। ठीक है, अब ये कहाँ है, आप लोग क्रिकेट जो है देखते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेल जो है आप सब लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जब क्रिकेट का खेल खेला जाता है ना, उसके अंदर जब भी बॉल ऊपर की तरफ उछाली जाती है, ठीक है, बैट्समैन ने बॉल पे बॉल को किसी रेट से जो है, किसी दर से उसको हिट किया है। ठीक है, अब हिट किया है, उसके पास है बहुत ज़्यादा स्पीड। ठीक है, स्पीड है, वेलोसिटी है उसके पास है, और वो जब जाएगी ना तो बड़ी स्पीड से, वेलोसिटी से जा रही है। उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। कैच कर लिया तो आउट हो जाएंगे। ठीक है, बट आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट पे, ठीक है, क्रिकेट में फील्डर उस बॉल को कैच करता है ना, तो ऐसा नहीं कि वो यहीं पे कैच करता है। अगर उस फील्डर ने बॉल को यहाँ कैच किया है ना, तो उस बॉल को पक्का यहाँ तक लेके आएगा। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा कि कैच करने का जो स्टाइल है ना, वो रहता है यहाँ पे यहाँ पे कैच करके उस बॉल को यहाँ तक लेके आना। ठीक है, या यहाँ पे कैच किया है तो यहाँ पे लेके आना। ठीक है, तो ये जो हाथ नीचे करना है ना, वो क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, क्रिकेट के मैदान पे जब फील्डर बॉल को कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर ले लेता है, ये किस नियम पर आधारित है, ये क्वेश्चन बनता है, और ये आधारित है न्यूटन के दूसरे नियम पर। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, रट्टा लगाने को तो रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब भी बॉल हिट होती है, ठीक है, तो बॉल के अंदर कुछ मास तो है, द्रव्यमान तो है। ठीक है, वो कुछ ग्राम की है, किलोग्राम की है। ठीक है, जो भी है, मान लेते हैं कि अगर वो बॉल जो है वो 1 किलोग्राम की है। ठीक है, और उसको हिट जब किया तो उसके अंदर क्या आ गई, उसके अंदर तो एक्सेलरेशन आ गई, उसके अंदर वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऐसी है जो टाइम के साथ बदल रही है। अब टाइम के साथ जो चीज़ बदले, वेलोसिटी जो टाइम के साथ बदले, वो क्या होता है, त्वरण। ठीक है, ये चीज़ें समझिए। तो सिंपल बट वैसे ही समझा देती हूँ कि जब भी हिट किया जाता है ना, तो उस बॉल के पास कुछ स्पीड आ जाती है, और वो स्पीड से बड़ी तेज़ी से जाती है। ठीक है, अब अगर क्रिकेटर जो वहाँ पे है, अब फील्डर जो वहाँ है, जो उस बॉल को कैच कर रहा है, अगर उसने बॉल को जहाँ पकड़ा, अगर वो उस बॉल को नीचे ना लाए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी जोर से उसके हाथ पे वो बॉल पड़ने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा मास होता है, ऊपर से उस चीज़ के पास है एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि कुछ स्पीड जिससे वो जा रही थी, तो सोचो कि चीज़ कितनी ज़ोर से हिट करती है। ठीक है, आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है ना, और बॉल कोई आपकी तरफ खींच के मारे, तो बॉल जहाँ भी लगती है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ठीक है, कई बार लोग पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, कई बार पत्थर मारने से भी कई लोग जो है ना, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर जो है ना, पत्थर के पास कुछ मास था, द्रव्यमान था, ऊपर से आपने उसमें दे दी कुछ स्पीड, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी दे दी आपने उसमें, और जब आपने उसको मारा ना, तो वो इतनी ज़ोर से लगी कि उससे इतना क्या हो गया, जख्म पैदा हो गया। तो यही जो है ना, वो क्रिकेट के मैदान के ऊपर भी होता है। ठीक है, बॉल बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है, और जैसे ही वो हाथ पे बजती है ना, अगर क्रिकेटर अपना हाथ पीछे नहीं लाएगा, तो उसके हाथ में हो जाएगा बहुत ज़्यादा डैमेज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये बोला था जो न्यूटन के दूसरे नियम ने बोला कि बल बराबर है मास गुना एक्सेलरेशन।
कि कोई भी चीज जिसके पास कुछ द्रव्यमान है, ऊपर से है उसमें एक्सेलरेशन, तो उस चीज के अंदर बल जो है ना वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतनी सी बॉल, ठीक है, इतनी सी बॉल जो नॉर्मली तो कुछ नहीं कर रही है, अगर आप उसके साथ वैसे ही खेल रहे हो, इधर से उधर उसको पकड़ रहे हो, लेकिन उसी बॉल के पास जो द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान के साथ आपने उसमें एक एक्सेलरेशन भी डाल दी, तो उस बॉल का ना जो बल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस बल से जब वो किसी के हाथ में पड़ेगी ना तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है, ठीक है। तो उसी हर्टनेस को वो चीज़ जो है फील्डर को हर्ट ना करे, इसीलिए जो फील्डर है ना वो अपने हाथ नीचे लाता है, क्योंकि नीचे लाते लाते उसका एक्सेलरेशन हो जाता है बहुत कम, ठीक है। मान लीजिए कि जब बॉल को हिट किया गया ना तो वो जा रही थी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल निकली, ठीक है। और जैसे चलते 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 थोड़ा तो बदलता रहता है, कम होता रहता है, और जैसे ही वो फील्डर के हाथ में पड़ी, उसकी जो दर थी वो थी 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाथ में ली। बट जैसे ही वो हाथ में पड़ेगी ना फील्डर के, उसकी जो ये दर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मान लीजिए वो हो गई 120, क्योंकि उसको रोक लगा दी है, ठीक है। लेकिन फील्डर जो है ना कभी भी पूरी बॉल हाथ में नहीं लेता है, वो यहाँ ऊपर ही रखता है और फिर उसको धीरे 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 पकड़ता है, धीरे 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 नीचे लाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फील्डर जो है बॉल पे अपनी पकड़ बनाता है ना, वैसे वैसे वो उसकी एक्सेलरेशन को कम करता रहता है। और जैसे ही वो उनके हाथ पे यहाँ पे प्रॉपरली पहुँचती है, उसकी जो दर है वो 50 भी नहीं रह जाती, ठीक है। तो सोचिए 150 और 50 के अंदर 100 का फर्क आ गया, ठीक है। तो इतना जो है ना, इतनी चीज कम करने के लिए जो फील्डर है वो अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि जितना कम उसका दर होगा उतनी ही कम जो है किसी को चोट लगती है, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग कभी भी पुलिस की भर्ती देते हैं, आर्मी की भर्ती देते हैं, या आपने अपने स्कूल में स्पोर्ट खेला है ना, तो आपने देखा होगा कि जब लॉन्ग जंप और हाई जंप करवाते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, जब भी लॉन्ग जंप और हाई जंप करवाते हैं तो सबसे पहली बात, एक तो आप दूर से भाग के आते हैं, ठीक है, और फिर जहाँ आप जंप मारते हैं ना वहाँ पे मिट्टी खोदी जाती है, ठीक है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि आपसे लॉन्ग जंप हाई जंप करवाई हो, ठीक है, और सीमेंट पे करवा दी हो, या नीचे पत्थर पड़े हैं और आपके जो वहाँ पे कोच है वो आपको बोले यहाँ लॉन्ग जंप और हाई जंप करो? नहीं, हमेशा ये होता है कि जहाँ भी लॉन्ग जंप हाई जंप करवाई जाती है वहाँ मिट्टी को खोद दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, मिट्टी खोद दी जाती है वहां पर इसलिए ताकि एक तो देखो आपके पास है मास, जो भी कोई आदमी जो है या कोई भी है वो लॉन्ग जंप या हाई जंप मारने वाला है, ठीक है, उसके पास मास, ऊपर से आप दूर से भाग के आए, ठीक है, आपने ले ली एक्सेलरेशन, आपके अंदर ना उस वक्त बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब उस बल से आप जहाँ भी पड़ोगे ना वहाँ इतना ज़्यादा आपको इंजरी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पैर में मोच ही आ जाए, ठीक है। तो क्या किया जाता है ना, अब ये तो पता है कि बल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास है मास, ऊपर से आपने ले ली है एक्सेलरेशन, तो बल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बल को करना पड़ता है कम, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कूद मार के यहाँ पे आपने अपने पैर पड़े आपके, ठीक है, तो आपके पैर पड़ने के साथ क्या होगा ना, यहाँ की मिट्टी नीचे धंस जाएगी और आप यहाँ जाके रुकोगे, ठीक है। अब देखो, अगर तो यहाँ होता फर्श, ठीक है, सीमेंट वाला फर्श, तो आप डायरेक्ट यहीं पड़ते, ठीक है। मान लीजिए आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, जब आपने यहाँ से यहाँ कूद मारी, तो जब आप यहाँ लैंड किए ना, ठीक है, जब आपने यहाँ से शुरू किया था तो आप थे 50 किलोमीटर पर आवर, जैसे ही आपने यहाँ लैंड किया आपकी थी 45 किलोमीटर पर आवर। सोचिए अगर यहाँ सीमेंट होता तो आप 45 किलोमीटर पर आवर की
उससे दर्द से यहाँ पे गिरते और आपके पैर जो है ना वो इतने बुरी तरह से दर्द करते कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मिट्टी होने के कारण आप इस मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं और धंसते 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 धीरे धीरे आपका ये जो दर्द है वो कम होता जाता है और आप मुश्किल से 10 या 5 किलोमीटर पर आवर की दर से जो है प्रॉपरली ग्राउंड पे लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी वहाँ पे खोदी जाती है ताकि आपके जो पैर है ना वो बचे रहें, ठीक है, क्योंकि बल बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, आप खुद कर भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक कांच का गिलास लें, ठीक है, एक बार कांच का गिलास फर्श पे फेंकिए, टूट जाएगा, और वहीं कांच के गिलास को उसी हाइट से गद्दे पे फेंके, वो नहीं टूटेगा। क्यों? फर्श था, ठीक है, आप उसके पास कुछ मास है, आपने उसको नीचे फेंका, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आ गई, नीचे जैसे ही वो बजा वो टूट गया। अब जैसे ही आपने उसको गद्दे पे फेंका तो गद्दे पे एक बम्प लगता है, ठीक है। गद्दा कैसा है? गद्दे पे बम्प लगता है ना, गद्दा जो है वो मुलायम होता है, तो उस पर एक जर्क सा जो है उसको गिलास को लगता है और वो उस चीज़ से बच जाता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अब आप खुद सोच के देखिए लाइफ के अंदर ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपको लगता है कि न्यूटन के दूसरे नियम से हैं। अब आपने देखा होगा कील, ठीक है, लोग कील गाड़ते हैं, ठीक है, दीवारों में लोग कील गाड़ते हैं। कील गाड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? हथौड़ा। हथौड़ा या आप कोई भी भारी चीज़ लेते हैं, ठीक है, जिसमें खूब सारा क्या होता है? मास होता है, ठीक है। अब आप कील को इस मार्कर से क्यों नहीं दीवार पे मतलब उसको गाड़ सकते हो? क्यों आपको एक हथौड़ा ही चाहिए? क्यों? क्योंकि हथौड़े के अंदर मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अंदर एक्सेलरेशन भी है। जब आप दूर से लेके आओगे तो एक्सेलरेशन तो आ ही जाती है, ठीक है, और मास बहुत ज़्यादा है। और हमने बोला है चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा मास और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान और जितना ज़्यादा त्वरण होगा, उस चीज़ का बल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कील को अंदर गाड़ने के लिए हमें कैसी चीज़ चाहिए? ऐसी चीज़ जिसका द्रव्यमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हैं कुछ फेमस न्यूटन के नियम, ठीक है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे जो हैं उदाहरण आते हैं, ठीक है, और ये आपको ढूंढने हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम से और कौन से उदाहरण बनते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को सर्च करोगे, समझोगे तो ही आप चीज़ों को समझ सकोगे। तो आप इन उदाहरणों के अलावा भी और 3-4 उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। अब गाड़ियों में भी जो है ना शॉक एब्जॉर्बर दिए जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि गाड़ियों के अंदर शॉक एब्जॉर्बर क्यों दिए जाते हैं? तो गाड़ियों के अंदर शॉक एब्जॉर्बर इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको झटका कम लगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी उदाहरण बनते हैं। आप और उदाहरण ढूंढ के लिखिए, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके क्वेश्चन जो है निकाल सके, ठीक है। तो ये था न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। तो हमने न्यूटन का पहला नियम किया, न्यूटन का दूसरा नियम किया, ठीक है। अब रहता है न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, जो कि हम अपने कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूटन के नियम समझ आ रहे हो, ठीक है। मैं न्यूटन के नियम को बहुत समझा के और डिटेल में इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको न्यूटन के नियम समझ आ रहे हैं तो आप इजीली इनके उदाहरण को जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, और जानेंगे कि न्यूटन ने अपने तीसरे नियम के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की और उन्होंने क्या कहने की कोशिश की, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ। Okay, so thank you for watching this lecture. Do like the lecture and tell your friends to subscribe this lecture. So thank you.